हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म। अगर आप देखोगे कि अगर हमें पता है कि ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और अगर आप किसी भी सीनियर से जाके पूछते हो कि क्या ट्वेल्थ की 11th की ऑर्गेनिक के बिना या फिर पर्टिकुलरली आइसोमेरिज्म और जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या उसके बिना ट्वेल्थ की केमिस्ट्री इजी है, ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक समझना पॉसिबल है? तो अगर वो पढ़ा लिखा होगा, वो बंदा अच्छा पढ़ रहा होगा, तो वो आपको साफ साफ मना कर देगा कि पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, सबसे बेस हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो आगे की चीजें बहुत ईजी हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइसोमेरिज्म क्या होता है ध्यान से समझना, साथ साथ में नोट्स बनाने की कोशिश करना, साथ साथ नोट्स फॉलो करोगे, साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे तो चीजें बहुत इजीली समझ में आ पाएंगी, राइट। चलो, मैं जब बोलूंगा कि वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना है, तो क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है, ना कि ऐसे इग्नोर करना है। तभी ज्यादा अच्छे से आउटपुट ला पाओगे, तभी ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तो हमारा चैप्टर है आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में आइसोमेरिज्म होता क्या है। कि मान लो तुम लोग अपने मन पसंद या फिर कोई एक चीज लाने जाते हो मार्केट में, और मार्केट में जाके तुम उस दुकान वाले को, जो भी तुम्हारी फेवरेट दुकान है, जहां भी तुम चाहते हो, तुम उस दुकान वाले को जाके बोलते हो कि यार भैया, मुझे कोई सामान लेना है। और सामान क्या लेना है, आपने उन्हें बताया कि हमें C2H6O दे दो। ये क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? आपने क्या, आप दुकान से लाने कुछ और गए थे, ध्यान रखना, लेकिन आपने जाके दुकान वाले को क्या बोला कि भैया ये कंपाउंड हमें दे दो। अब तुम्हारी उम्र देख के उस बंदे ने क्या किया पता है? तुम लाने गए थे ये CH3CH2OH। ये समझ में आया क्या है? ये है अपनी एल्कोहल, एथेनॉल। तुम लाने गए थे ये, लेकिन उसने तुम्हें देखा, सोचा कि इसे आइसोमेरिज्म तो पढ़ा नहीं है, और उसने तुम्हें ये दे दिया। ध्यान से देखो, ये क्या है? इथर। अब इन दोनों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। ध्यान से देखो कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। ये एल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, C2H6O है। दूसरा CH3O, CH3 ईथर है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, सेम। देखो ध्यान से, ये क्या है अपना एल्कोहल, और ये क्या है ईथर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक एल्कोहल और एक ईथर है। और अगर मैं, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सर इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो रात दिन का फर्क होगा। एल्कोहल कुछ और कर देती है, ईथर कुछ और कर देता है, राइट। तो बोल सकता हूं कि भाई मैं ये कंपाउंड्स, ध्यान देखना कि जिसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C2H6O, लेकिन ध्यान रखना दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। एक एल्कोहल और एक ईथर है। इन्हीं कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं। ये कंपाउंड क्या हुए, आइसोमर्स हुए। अब क्या समझ में आया? अगर मैं आइसोमर की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मेरे साथ साथ में लिख सकते हो कि कंपाउंड्स, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से साथ साथ में ही ट्राई करना, क्योंकि तभी सीख पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या समझ में आया? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल, या फिर दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, क्या कहते हैं, आइसोमर्स करते हैं। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल है। कोई पूछे आइसोमर्स क्या होते हैं, सिंपल सा बोलोगे ऐसे कंपाउंड सर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इनको हम लोग आइसोमर बोल देते हैं, राइट। चलो, तो फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब नाम से समझ में आ रहा है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल होगा, दूसरा स्टीरियो होगा। जो सबसे पहला आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बताओ जरा क्या समझ में आ रहा है? अब सर ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। करेक्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। लेकिन पहले मुझे बताओ, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा क्या? ये तो मस्ट कंडीशन है। अगर दो कंपाउंड आइसोमर है तो इसके सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स कौन से होंगे? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ लिख देता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट
structural formula but different compounds having same molecular formula but different structural formula are called SI, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये बात आई समझ। अब एक चीज देखो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी डिफरेंट मतलब जैसे आप लोगों ने एग्जांपल लिया था, ध्यान से देखना, अभी जस्ट हम लोगों ने एग्जांपल लिया था CH3CH2OH, एक ये कंपाउंड है, और अगर मैं दूसरा कंपाउंड ले रहा हूँ CH3OCH3, इन दोनों का देखो कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। देखो यहाँ पे CH3CH2 कनेक्ट है, फिर OH कनेक्ट है, यहाँ पे CH3 फिर ऑक्सीजन है, फिर CH3 है, इनके आपस में कनेक्टिविटी डिफरेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो या फिर इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, बात एक ही है। अब बताओ, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो क्या इनका आईयूपीएसी नेम सेम होगा, डिफरेंट होगा? सर कैसे बातें कर रहे हो, ये तो बहुत इजी है कि सर हर एक कंपाउंड के लिए एक यूनिक आईयूपीएसी नेम होता है, तो जिनकी स्ट्रक्चर सेम है तो बोल सकता हूँ कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनका आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, दे हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, आईयूपैक नेम। तो भाई क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होता है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जो सबसे पहला एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जांपल देखने वाले हैं, जो टाइप देखने वाले हैं, वो है चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन आइसोमेरिज्म नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर पक्का कुछ पेरेंट चेन या साइड चेन को लेकर कुछ लोचा रहेगा। सही बात है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, साथ साथ में लिखो, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट या तो पेरेंट चेन की लेंथ या फिर साइड चेन की लेंथ में डिफरेंस होता है, उसे हम लोग चेन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ध्यान रखना ये मस्ट कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, तो लिख सकते हैं आइदर पेरेंट चेन लेंथ और साइड चेन लेंथ। ध्यान रखना दोनों इंपॉर्टेंट है, या तो पेरेंट चेन लेंथ आ जाए या फिर साइड चेन लेंथ आ जाए, आइदर पेरेंट चेन लेंथ और साइड चेन लेंथ इज डिफरेंट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट या तो पेरेंट चेन की लेंथ या फिर साइड चेन की लेंथ डिफरेंट है, तो उनको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एक दो एग्जांपल्स खुद बताता हूं मैं, बाकी खुद से ट्राई करना। कि मान लो हमारे पास में एक एग्जांपल ये है, ठीक है, और दूसरा मान लो एग्जांपल ही मेरे पास में ये है। अब ध्यान से देखो, अगर इनका मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूँ ना, तो सर आप बोल सकते हो कि सर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम सेम लग रहा है, इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C4H10। इसमें भी देखो कि देखो 1 2 3 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, C4H10। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं पेरेंट चेन देखूं तो 1 2 3 4, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4। इधर देखो जरा 1 2 3, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3। तो सोचो पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट आ गई, तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ कि सर ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है। ये क्या है, आपस में चेन आइसोमर्स। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अब क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको 2 3 4 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको उन एग्जांपल में देख के ये बताना है कि सर ये चेन आइसोमर है कि नहीं है, राइट। ध्यान रखना, मैं आपको एक कंपाउंड्स दे रहा हूँ, आपको देख के ये बताना है कि आपस में चेन आइसोमर है कि नहीं। अगर है तो टिक कर देना, नहीं है तो क्रॉस कर देना, राइट। पहला सवाल ये रहा। दूसरा सवाल देखो, ध्यान रखना दूसरा सवाल है, साथ साथ ट्राई करो, साथ साथ ट्राई करोगे तभी सीखोगे, अदरवाइज को मतलब नहीं रहेगा। चलो ये और देख लो, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, दूसरा देखो, ये हमारे पास में एक और एग्जांपल है, ठीक है। और आपको ये चेक करना है कि ये बताओ जरा कि ये अपना चेन आइसोमर है कि नहीं है। चलो सबसे पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहले एग्जांपल में देखा सर पेरेंट चेन क्या है, दोनों में बेंजीन है क्या, इसमें भी बेंजीन इसमें भी बेंजीन, पेरेंट चेन की लेंथ सेम है, लेकिन साइड चेन देखो जरा, यहाँ पे साइड चेन क्या है, है क्या, 2 कार्बन की चेन, और यहाँ पे देखो साइड चेन की लेंथ डिफरेंट हो गई क्या, इसमें 2 कार्बन और इसमें एक एक कार्बन है। तो ध्यान रखना ये आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पेरेंट चेन की लेंथ या फिर साइड चेन दोनों में से किसी की भी लेंथ डिफरेंट होगी तो उनको हम क्या बोल देंगे, चेन आइसोमर। तो ये चेन आइसोमर हो गए क्या। दूसरा कंपाउंड देखो, दूसरे कंपाउंड में पेरेंट चेन देखो 1 2 3 4 5, सर इधर भी 1 2 3 4 5,
पेरेंट चेन की लेंथ तो सेम है, लेकिन साइड चेन अगेन, इधर साइड चेन में कितने कार्बन है, 2, इधर साइड चेन में एक एक कार्बन है, तो ये भी क्या हो गया अपना चेन आइसोमर, करेक्ट। तीसरा देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पेरेंट चेन 1 2 3 4, यहाँ पेरेंट चेन बताओ 1 2 3, पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट आ गई क्या, पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट आते बताओ, तो ये भी क्या है चेन आइसोमर। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आप ये देख लेना कि भाई आपस में ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड हो जाएंगे। फोर्थ देखो जरा, साइनाइड लगा है, साइनाइड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, तो देखो नंबरिंग यहीं से करेंगे क्या, 1 2 3 4, इसमें बताओ जरा 1 2 3, अगेन ये आपस में क्या हो गए चेन आइसोमर हो गए क्या, क्योंकि पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई, तो ये भी आपस में क्या हो गए चेन आइसोमर। ये बात आई समझ, अगर ये समझ में आती है चलो आगे नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइप में चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा इससे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में डीयू का बहुत बड़ा रोल रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, डीयू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये क्या होता है ध्यान से देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक टर्म है जो एक्चुअल में अलग से भी पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं अभी पढ़ा देता हूँ जो काम आएगा, कि इसके बिना आगे काम बनना पॉसिबल नहीं है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर देखो क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसे बोलते हैं डीयू। और इसे ना साथ साथ में देखो और नाम भी होते हैं इसके, मैं सारे लिखवा देता हूं जो हेल्प हो जाएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको DBE भी बोलते हैं, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल देते हैं, और साथ में इसे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सारे लिख लेते हैं क्योंकि क्या पता किस नाम से आ जाए तो ये मिस ना हो जाए। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब देखो जरा ये क्या होता है, अब सिंपल है, सिंपल सा फंडा, ये क्या कहता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सिंपल सा वर्ड बता रहा हूं, ये सुन लो समझ में आ जाएगा। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड है उसको सिंपल एल्केन में बदलने के लिए कितने हाइड्रोजन पेयर की जरूरत पड़ती है, वही क्या हो जाएगा, वही इसकी डीयू हो जाएगी। क्या समझ में आया कि अगर कोई कंपाउंड है उसको अगर मुझे सिंपल एल्केन में कन्वर्ट करना है तो उसमें कितने हाइड्रोजन के पेयर की जरूरत पड़ेगी, वही क्या हो जाएगा अपने लिए डीयू हो जाएगा। तो इसके डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन पेयर्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पेयर्स in number of hydrogen pairs in molecular formula leads to become simple alkane, leads to become simple alkane। क्या समझ में आया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पेयर्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेड्स टू बिकम सिंपल एल्केन, सिंपल एल्केन बनने में कितने हाइड्रोजन पेयर की कमी होती है, जरूरत पड़ती है, वही क्या हो जाएगा एल्केन। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंपल एल्केन का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, और ये हम लोगों ने स्कूल में भी सीख लिया होगा कि सिंपल एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है CnH2n+2। अगर मान लो 1 कार्बन है तो n की वैल्यू 1 रखो, क्या आ जाएगा CH4, 2 कार्बन हो तो क्या आ जाएगा C2H6, 3 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा C3H8, 4 हुआ तो C4H10। ये सिंपल एल्केन है, ध्यान रखना कि सिंपल एल्केन का फॉर्मूला ऐसा रहता है कि सिंपल एल्केन बनने में कितने डबल बॉन्ड की जरूरत, कितने हाइड्रोजन पेयर की जरूरत पड़ेगी, वही क्या हो जाएगा हमारे पास डीयू हो जाएगा। चलो फटाफट एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं कुछ एक साथ एग्जांपल करवाता हूं कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताओ जरा, इसका सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिख रहा है C2H4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आता होगा कि सारे कार्बन, सारे एटम्स को लिख दो एक साथ में। अब बताओ अगर सिंपल एल्केन होता तो भाई 2 कार्बन के साथ में सिंपल एल्केन क्या बनता, C2H6 बनता। क्या इधर कार्बन 4 है, इधर हाइड्रोजन, सॉरी इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 6 है, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, 2 हाइड्रोजन, कितने पेयर की जरूरत पड़ी बताओ, 1 पेयर, 1 पेयर, तो डीयू क्या हो गई बताओ जरा 1। ये बात आ रही है समझ। चलो और एग्जांपल करते हैं कि अगर मान लो आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है एक कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ जरा, अब मैं सर सीधा समझ में आ रहा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें C2H2 दिख रहा है, अगर इसका सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल एल्केन होता तो ये क्या बनता, C2H6 बनता। क्या बताओ जरा कितने हाइड्रोजन पेयर की जरूरत पड़ती, सर 4 हाइड्रोजन जरूरत पड़ती, तो 2 पेयर हो जाते, और 2 पेयर हो गए तो डीयू भी क्या हो जाती 2। ये समझ में आ रहा है कि भाई कितने हाइड्रोजन पेयर की जरूरत पड़ रही है सिंपल एल्केन बनाने में, वही उसकी क्या हो जा रही है डीयू हो जा रही है। ये बात आई समझ। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो मेरे पास में ये रिंग है 3 कार्बन की और इसकी डीयू पूछी है।
सर 3 कार्बन की रिंग है। अब देख लेंगे कि भाई कितने इसमें ये हम लोग सिंपल सा फंडा ये देख लेते हैं क्या कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला देखो जरा क्या आ रहा है, C3H6 आ रहा है क्या कि 3 कार्बन है और हर कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, C3H6। अब सिंपल एल्केन होता तो क्या फॉर्मूला होता बताओ जरा, C3H8। सिंपल एल्केन मतलब C3H8 होता, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े, मतलब 1 पेयर ऐड करना पड़ा, मतलब DU क्या हो गई 1। ये बात आई समझ। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर चीजों को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आई थिंक समझ जाओगे। ये ध्यान से देखो कि मान लो मेरे पास में एक एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है मेरे पास में, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, अरे सर बड़ा इजीली लिख सकते हैं, बताओ जरा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4 4 कार्बन और 3 और 4 हाइड्रोजन, तो C4H4 हो गया क्या। अब बताओ अगर सिंपल एल्केन होता तो फॉर्मूला क्या बनता, C4H10। C4H10 बनता क्या, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन ऐड करने पड़े तो क्या हो गए 3 पेयर हो गए। तो बताओ जरा DU क्या हो गई 3, DU क्या हो गई 3। अब जो मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर जब भी एक डबल बॉन्ड वैसे DU क्या रहेगी 1। डबल बॉन्ड का मतलब क्या, ध्यान से देखो सर डबल बॉन्ड है ऐसा समझो कि अगर कोई एटम के बीच में डबल बॉन्ड है ऐसा, तो अपने क्या करना है सर, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके अगर यहाँ हाइड्रोजन लगेगा यहाँ हाइड्रोजन लगेगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे क्या, 2 हाइड्रोजन मतलब एक पेयर मतलब DU 1। और एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा हमेशा से, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आया है तो उसमें देखो 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ट्रिपल बॉन्ड की DU हमेशा क्या रहेगी 2 और एक रिंग की DU क्या रहेगी 1। अब ऐसा समझो कि अगर रिंग भी है तो उसे ब्रेक करके अपने सिंपल एल्केन बनाना है, सिंपल रिंग एक एल्केन बनाना तो रिंग में एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक बॉन्ड ब्रेक करो तो दोनों कार्बन एटम्स पे हाइड्रोजन लगाओगे क्या, वो DU क्या आ जाएगी 1। तो अब जैसे देखो अब हम लोग ऐसे चीजों को याद रख सकते हैं कि भाई सब ये वाला सवाल था, इस वाले सवाल को अगर ध्यान से देखो ना, इसमें एक डबल बॉन्ड था और एक ट्रिपल बॉन्ड था, और एक डबल बॉन्ड के सर अभी आपने बताया कि DU 1 होती है, ट्रिपल बॉन्ड की 2, तो ओवरऑल DU क्या होगी 3। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि DU 3 है, राइट, DU क्या है 3। अब ध्यान से देखो अगर DU 3 है, अब मैं कुछ और एग्जांपल करवाता हूँ उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना कि मान लो मेरे पास में ये है बेंजीन, राइट, इसके DU बताओ। तो देखो 2 तरीके हैं, सबसे पहले सर आपने बेंजीन बताया तो सबसे पहले तो इस तरीके से कर लेते हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं बताओ जरा इस रिंग में, 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग है, तो डबल बॉन्ड की वजह से DU 1 होती है, रिंग की वजह से 1 होती है, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से 3 और रिंग की वजह से 1, तो DU क्या हो जानी चाहिए 4। ये हमने डायरेक्टली सोल्व कर लिया। अब एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सोल्व कर लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6, क्या है C6H6, और अगर ये सिंपल एल्केन होता तो क्या बनता, C6H14 बनता क्या, तो कितने हाइड्रोजन होते हैं 8 हाइड्रोजन, तो DU क्या हो जाती 4। बात आ रही समझ, तो डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम एज ए कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, यहां से ध्यान रखना इसका बहुत हेल्प होगी, क्यों होगी बताता हूं जरा। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि सर सिंपल सा कंक्लूजन है कि अगर एक डबल बॉन्ड हुआ तो उसकी वजह से DU रहेगी 1, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसकी वजह से DU क्या रहेगी 2, और अगर एक रिंग हुई तो उस रिंग की वजह से DU क्या रहेगी 1। इस चीज का ध्यान रख लेंगे, बाकी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, राइट, ये बात है समझ। चलो अब एक काम करते हैं कि मान लो आपको कुछ एक ऐसा कंडीशन दिया गया, मान लो आपको एक फॉर्मूला ऐसा दिया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कंपाउंड दिया गया है कि भाई C5H12O, इसकी DU निकाल के बताओ। तब इसके स्ट्रक्चर दे नहीं रखी, बिना स्ट्रक्चर के बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस सब अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो और उसकी अगर DU निकालनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है DU का, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला भी बहुत हेल्प करेगा। और आगे जब मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तब भी इनका बहुत यूज होने वाला है। तो DU का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, DU क्या कहता है, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2, ये होता है DU का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, C+1 का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन एटम्स वो लिख लो। H का मतलब क्या है बताओ जरा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। X का मतलब क्या है बताओ जरा, नंबर ऑफ हेलोजन्स। और N का मतलब क्या है बताओ जरा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ये बात आई समझ। और अगर कहीं ऑक्सीजन दिख जाए तो उसे इग्नोर करो, ऑक्सीजन दिख गया तो क्या करना है अपने को, इग्नोर करना है, सिंपल। चलो जैसे अब ये फॉर्मूला दे रखा था ना C5H10O, इसकी DU निकाल के देखते हैं। तो DU क्या आएगी बताओ जरा, कार्बन +1, कार्बन कितने हैं 5, तो क्या लिखोगे 5 + 1 माइनस
हाइड्रोजन कितने हैं 12 प्लस हेलोजन 0 माइनस n 0 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ गया 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो डी क्या आ गई इसकी 0। ये बता रही है समझ। चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जहां से चीजों को समझना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। कि मान लो हमारे पास में कंपाउंड ये दे रखा है, ठीक है, मान लो ये कंपाउंड हमारे पास में ये दे रखा है। अब इसके डी तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो कैसे कि सर देखो दो डबल बॉन्ड तीन डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, मतलब क्या है यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से 3 और रिंग की वजह से 1, तो डी क्या होगी 4। अब अगर मान लो कुछ और फॉर्मूले दे दिए मैंने, मान लो ऐसा दे दिया C6H13N, इसकी डी निकालो, तो इसकी डी कैसे निकालेंगे बताओ जरा। कि सिंपल है सर, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कार्बन +1 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 13 प्लस हेलोजन कितने हैं 0 माइनस नाइट्रोजन कितना 1 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ गया बताओ जरा 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। तो इस कंपाउंड की डी क्या होगी 1। ऐसा कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, ये मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं C6H12NCl, C6H12NCl, इसकी अगर डी निकालना हो तो अगर फॉर्मूला पता तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ जरा। कार्बन +1 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 12 प्लस हेलोजन कितना 1 माइनस नाइट्रोजन 1 डिवाइड बाई 2 तो ये क्या आ गया बताओ जरा 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। डी क्या आ गई 1। अब आप बोलोगे सर डी से क्या है ऐसा, मतलब बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि डी इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो डी किस लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि अगर डी से अपने को आइडिया लगता है कि एक्चुअल में कंपाउंड में बनने वाला क्या है। जैसे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो कि अगर मान लो अलग अलग केस देखो कैसे, ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैं स्ट्रक्चरल पढ़ा दूंगा, जब हम लोग स्ट्रक्चर के 4-5 केस पढ़ने के बाद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। कि अगर ऐसा दे रखा है कि समझो अगर डी आ गई 1, डी 1 आ गई तो देखो अगर मान लो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा और उसके आपने डी निकाली, डी 1 आ गई तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। डी 1 से हमें ये समझ में आता है कि उस कंपाउंड में हो सकता है 1 डबल बॉन्ड हो, ये केसेस बता रहा हूं मैं। क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर उस कंपाउंड में एक रिंग हो सकती है। क्या इनके अलावा कुछ और पॉसिबल है, नहीं इनके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। डीयू में सिंपल सा फंडा है, या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है, या तो एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग, यही पॉसिबिलिटी है डीयू 1 में, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो तो फिर इससे अब देखो होगा क्या, ये आपको समझ में आएगा आगे, लेकिन अभी जो समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझ लो। अगर DU2 हुई तो क्या पॉसिबिलिटीज है। अब सर समझ में आता है, सर DU2 हुई तो सर सबसे पहली पॉसिबिलिटीज अपने को ये दिखती है कि 2 डबल बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए, 2 डबल बॉन्ड हो जाए। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है सर, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तभी तो DU2 हो जाएगी। या फिर क्या पॉसिबिलिटीज है सर, एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग हो जाए, तो भी क्या हो जाएगी DU2 हो जाएगी। और लास्ट क्या पॉसिबिलिटीज है कि दोनों के दोनों रिंग हो जाए, तब भी क्या बन जाएगा बताओ जरा। दोनों रिंग बन गए तब भी क्या हो जाएगी, DU2 हो जाएगी। यहां से हमें पास में कंक्लूजन देखो ऐसा आता है कि मान लो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसके अपने DU निकाली फॉर्मूले से वो DU2 आई, तो आपको आइडिया लगेगा कि DU2 में मैं 2 डबल बॉन्ड बना सकता हूँ उस कंपाउंड में, एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूँ, या फिर एक डबल बॉन्ड एक रिंग बना सकता हूँ, या फिर मैं 2 रिंग बना सकता हूँ। और जैसे मैं स्ट्रक्चरल के आगे एग्जांपल्स कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, तब आप इन चीजों को बहुत इजीली समझ पाओगे। अब लास्ट अगर DU3 की बात करें तो बताओ जरा कि अगर DU3 हुई तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले खुद ट्राई करो, फिर लेक्चर देख के फिर आगे वीडियो पॉज करके फिर देखना कि मैंने कैसे क्या बताया है। DU3 हुई तो बताओ जरा क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले डबल बॉन्ड की बना लेते हैं। तो DU3 में हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज निकल के आती है कि अगर सर DU3 है तो एक पॉसिबिलिटी हमारे सामने है कि 3 के 3 डबल बॉन्ड हो जाए। क्या समझ में आया, 3 डबल बॉन्ड हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। चलो और क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 डबल बॉन्ड हो जाए प्लस एक रिंग हो जाए, ये बताइए समझ। चलो अब क्या कर सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड हो जाए प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो भी काम बन गया। चलो बताओ और क्या पॉसिबिलिटीज है, एक डबल बॉन्ड हो जाए प्लस 2 रिंग हो जाए, तब भी DU3 हो जाएगी। क्या और कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है, चलो और पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है सर, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए प्लस एक रिंग हो जाए, और एक लास्ट केस और दिख रहा है कि तीनों के तीनों रिंग हो जाए। ध्यान रखना इतनी पॉसिबिलिटीज है कि अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी में DU3 आ जाती है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, ये सारे बन सकते हैं। तो ये अपने को स्पेशल केस में ध्यान रखना, जहां हम DU निकालते हैं DU में ऐसे बहुत हेल्प करेगा, राइट। अब लास्ट में मैं एक चीज लिखवा देता हूँ, आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। कि इस लेक्चर में आपको लिखता हूँ कि कुछ कंपाउंड्स है जिनके कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, जैसे एल्केन हो गया,
एल्कीन हो गए, इनके जनरल फॉर्मूला अपने को पता है। तो वैसे कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जिनके जनरल फॉर्मूला अपने को आइडिया होना चाहिए, बहुत हेल्प कर देगा। तो ये फटाफट मेरे साथ में लिख लो कि ये एक साथ एक जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, इधर कंपाउंड लिख रहा हूँ और इधर ध्यान रखना मैं जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ कि एक जगह कंपाउंड और इधर अपना क्या है जनरल फॉर्मूला। तो जैसे देखो कंपाउंड क्या है, मान लो कि पहला सबसे पहले कंपाउंड अगर एल्केन हो तो इसका जनरल फॉर्मूला तो पता है अपने को क्या होता है, CnH2n+2। मान लो हमारे पास में एल्कीन हो तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प कर देता है। अगर मान लो एल्काइन हो तो तुम क्या बता दोगे सर, CnH2n-2, राइट। अगर मान लो आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हो जाएगा CnH2n, ध्यान रखना CnH2nO2 हो जाएगा। मान लो, अब साथ साथ लिखते रहना, बहुत हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर एल्कोहल होगा तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n+2O, CnH2n+2O। अब n की वैल्यू रख के हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर मान लो एल्डिहाइड हुआ तो एल्डिहाइड में क्या रहेगा बताओ जरा, CnH2nO। और अगर मान लो हमारे पास में एल्डिहाइड की जगह एमाइन हुआ तो एमाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ जरा, CnH2n+3 हो। और अगर लास्ट में अगर हमारे पास में एमाइड हो तो बताओ जरा, एमाइड का भी क्या हो जाएगा, CnH2n+1ON। और लास्ट है अपना एस्टर, कि अगर एस्टर हो तो इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा हो जाएगा CnH2nO2। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, रटने नहीं है लेकिन एक बार थोड़ा बहुत अपने को आइडिया होना चाहिए, राइट। अगर ये कवर कर लेते हो तो ध्यान रखना। अब हम लोग नेक्स्ट पोजीशन आइसोमर, आगे का आइसोमर्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो लेक्चर देखना, नोट्स बनाना अच्छे से, DU वगैरह की प्रैक्टिस करना, मॉड्यूल सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।